नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो बैंकिंग रेगुलेशंस को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें इंडिया के जो बैंक्स हैं उन्होंने अब आरबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज जो यूरोपियन यूनियन के साथ आपका चल रहा विवाद है उसको जल्दी से सुलझा लीजिए, बिकॉज इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो केवल यूरोपियन यूनियन के बैंक्स पे नहीं बल्कि अब वो इंडिया के बैंक्स के ऊपर भी हमें देखने को मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है, इंडियन बैंक्स फेयर फॉल आउट ऑफ एस्मा रिफ्ट on the markets and that is why they are planning to move RBI। यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स हैं उन्होंने इस चीज को खुद से एडमिट किया है कि यदि किसी कारणवश जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो भारत से एग्जिट कर जाते हैं या फिर उनका जो रोल है वो डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस केस में जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जैसे कि बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या फिर डेरिवेटिव मार्केट है, उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और इंडिया में जो लिक्विडिटी है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। ये काफी ज्यादा एक कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट है, बिकॉज आज से कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने इस चीज को बड़े ही दावे के साथ कहा था कि यूरोपियन बैंक्स को इंडिया की आवश्यकता है, इंडिया को यूरोपियन बैंक्स की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा था कि यूरोपियन बैंक्स मे बी अ वाइटल पार्ट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बट दे नीड द इंडियन मार्केट्स एज मच एज द कंट्री नीड्स देम। ओवर द years they have been shrinking and they are minuscule in the overall banking system। तो समझेंगे what is the main reason जिसके चलते इंडियन बैंक्स के द्वारा ये वाला मूव है जो कि आरबीआई की तरफ किया गया है, ये वाला जो रिक्वेस्ट है जो कि आरबीआई की तरफ करी गई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो एग्जैक्टली आज से 40 डेज पहले की बात है, यूरोपियन यूनियन के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं जिनको कि एस्मा के नाम से जाना जाता है, दैट इज द यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, उनके द्वारा इंडिया की 6 काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये वाली वो 6 काउंटर पार्टीज हैं जिनका नाम आप यहां पे देख सकते हैं और ये फैसला लेने वाला कोई और नहीं बल्कि ईयू का एस्मा था जो कि इंडिपेंडेंट यूरोपियन यूनियन की अथॉरिटी है विच इज लोकेटेड इन पेरिस। उन्होंने यहां पे ये कहा था कि द रीजन जिसके चलते हम लोग इंडियन सीसीपीज को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो इसलिए है बिकॉज देयर इज नो कोऑपरेशन अरेंजमेंट बिटवीन द एस्मा एंड द इंडियन रेगुलेटर्स नेमली आरबीआई एंड सेबी, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन 6 काउंटर पार्टीज को एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया कि अगर इंडिया अलाउ कर दे कि हम इन इंडियन फर्म्स को ऑडिट कर सकें 30 अप्रैल तक, तो उस केस में हम लोग शायद ये वाला जो नॉन कॉपरेशन अरेंजमेंट है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस विल गिव द एस्मा एंड द इंडियन रेगुलेटर्स 6 months टाइम टू नेगोशिएट एंड कम टू अ कंसेंसस। लेकिन इस चीज के फेवर में आरबीआई बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट सेबी भी इस चीज को आउटराइटली अपोज कर रहा था। यहां पे खबर सामने आई थी 10 नवंबर को दैट इंडिया विल नॉट लेट यूरोप ऑडिट द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स, ये वाली रिपोर्ट सामने आई थी और आरबीआई और सेबी ने कहा था दैट वी आर नॉट ओके विद शेयरिंग एक्सेस विद यू विद रेफरेंस टू देयर जुरिस्डिक्शन, दे कैन टेक व्हाटएवर डिसीजंस दे वांट बट व्हेन देयर एंटिटीज आर ऑपरेटिंग इन आवर जुरिस्डिक्शन, हमारे क्षेत्राधिकार में वो काम कर रही हैं, तो उस केस में उनको वो वाली पावर्स यहां पे हम नहीं दे सकते हैं। इट इज वेरी स्ट्रेंज, अनफेयर एंड अनएक्सेप्टेबल। इस चीज को लेकर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो उसको जाकर के देख भी सकते हैं। इसका जो इंपैक्ट था ना पूरे के पूरे मूव का, ये असल में यूरोपियन यूनियन के बैंक्स के ऊपर ज्यादा पड़ रहा था। प्रॉब्लम क्या थी कि जो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी इसका मतलब ये था कि जो यूरोपियन यूनियन के बैंक्स हैं वो भारत में इन इंडियन क्लियरिंग हाउसेस के साथ बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। यहां पर कई सारे यूरोपियन यूनियन के बैंक्स जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट हुए थे, दैट वाज द पॉपुलर डॉयशे बैंक, देन सोसाइटी जनरल, देन बीएनपी पारिबास, देन क्रेडिट सुइस, ये सारे के सारे बैंक्स थे जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। बल्कि इसका नुकसान क्या था कि यूरोपियन यूनियन के बैंक्स को अगर अब इंडिया में किसी भी बैंक के साथ कोई भी डील करनी है तो उनको बायलेटरल डील करनी होगी, वो सीसीपी के माध्यम से अपनी डील को राउट नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी कोई बाहर का बैंक इंडियन बैंक के साथ कोई बायलेटरल डील करता है तो उसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। इसका जो इंपैक्ट था वो कहा जा रहा था कि ईयू के बैंक्स के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ईयू के बैंक्स अकेले अफेक्टेड थे, वो डायरेक्टली आरबीआई के पास जा पहुंचे। आप लोग यहां पे देख पाएंगे नवंबर 17 की ये वाली खबर है। और जब वो आरबीआई के पास जा पहुंचे तो आरबीआई ने कहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा का सारा जो इशू है वो आप ही की
जुरिस्डिक्शन के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप उनसे जाकर के ही बात कीजिए। आरबीआई वेरी वेरी शार्पली रिएक्टेड टू दिस। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है, द न्यू रूल्स व्हिच हैव बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, दे वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, दे डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, but they have emanated from jurisdictions and countries where these MNC banks are headquartered. So foreign banks should sort out with their respective regulators and authorities in order to find a way out. बल्कि कुछ दिनों के बाद आरबीआई ने यह भी कहा कि हम लोग तो झुकने नहीं वाले हैं, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर एनी मोर, और बल्कि ये भी कहा कि हम लोग बेसल फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं, जो भी अंतरराष्ट्रीय मानक हैं उनको फॉलो करते हैं। आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी फॉर रेगुलेटर्स फ्रॉम द अदर साइड to appreciate and trust the credibility and strength of the Indian regulations. लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो सारे के सारे जो ईयू के बैंक्स थे वो कहीं ना कहीं इंडियन बैंक्स के साथ ही डील्स कर रहे थे, अपने पैसे को इंडियन मार्केट्स में लगा रहे थे, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में लगा रहे थे, तो अब उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स और इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी पड़ने लग चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी अफेक्टेड कहा जा रहा था इन द मीडियम टर्म, बिकॉज जो एफपीआईज के इनफ्लोज हैं दे में सफर एंड टेक अ हिट, और अब इस चीज की जो रियलिटी है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। इंडियन बैंक्स फेयर द फॉल आउट ऑफ एस्मा रिफ्ट ऑन मार्केट्स एंड दैट इज व्हाई दे प्लान टू मूव आरबीआई। उन्होंने बल्कि इस चीज को एडमिट किया है दैट टिल नाउ only the European banks have pursued the matter with the RBI. Now the banking industry is planning to take up the issue with the regulator, because जो European Union के banks हैं they are active participants in the Indian markets and there would be disruption if they are unable to deal in the forex forwards, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मान लीजिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स मान लीजिए, अगर वो यहाँ पे सडनली एग्जिट कर जाते हैं या उनकी भूमिका काफी कम हो जाती है, तो दिस वुड इम्पैक्ट द लोकल बैंकिंग एज वेल। सो द इशू इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू यूरोपियन बैंक्स अलोन, यानी कि इसका इम्पैक्ट अब इंडिया के ऊपर भी पड़ने वाला है। बल्कि उन्होंने यहां पर यह भी कहा दैट वी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट आरबीआईज व्यू कि एस्मा की जो डिमांड है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, वो अनफेयर है, लेकिन उन्होंने इस चीज को माना कि यहां पर ऑब्वियसली कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इस सोल्यूशन को नहीं निकालते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज इंडियन बैंक्स के लिए भी होने वाले हैं। मान लीजिए सोल्यूशन को नहीं निकाला जाता है तो उस केस में यूरोपियन बैंक्स विल हैव टू राउट द ट्रेड्स थ्रू अनदर नॉन यूरोपियन बैंक बाय ऑपरेटिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। नाउ मैं इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बेसिकली क्या है कि अगर यूरोपियन यूनियन के बैंक्स को इंडिया की फॉरेक्स मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है, तो उस केस में उनको किसी नॉन यूरोपियन यूनियन बैंक के साथ ट्रेड को राउट करना होगा, जिसके लिए आरबीआई को अगेन कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने होंगे और एग्जिस्टिंग रूल्स में बदलाव भी लाना होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए बड़ा हेडेक बन सकता है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है बाय द बैंकिंग एसोसिएशंस टू आरबीआई कि प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, सो दैट इसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो निकाला जाए। अल्टीमेटली यही माना जा रहा है कि आरबीआई माइट बी पुश्ड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। द सेंट्रल बैंक में हैव टू फाइंड अ वे टू एड्रेस द स्टैंड ऑफ इफ इट बॉइल्स ओवर एज अ कंसर्न फॉर द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर ये चीज अगले साल तक बढ़ जाती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया में देखने को मिल सकता है, और इसका जो इंपैक्ट है वो इंडिया में वॉलेटिलिटी भी जो है आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आरबीआई को क्या करना चाहिए, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज और सीसैट कोर्सेज सभी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का डेडिकेटेड कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।